हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। हमने लास्ट लेक्चर में सेल चैप्टर को पूरा सेल जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने टॉप एमसीक्यू भी लगाए थे, टॉप 50 एमसीक्यू लगाए थे, ठीक है। आई होप वो जो चैप्टर है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मतलब बायोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें जानोगे कि आप छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे इस दुनिया में कैसे आए हैं ना। इस जो मतलब खूबसूरत से जो नेचर है उसको आप कैसे देख रहे हैं आज के मतलब आज तक ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम जानेंगे कि जैसे कि जो रिप्रोडक्शन है वो जो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें कैसे होता है, ठीक है। कौन कौन सा प्रोसेस है जो उनमें रिप्रोडक्शन मेथड है, उनमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ब्लू कलर का पेन लेते हैं यहाँ पर। ओके, नहीं ऑरेंज लेते हैं यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, क्लास 9th का एनसीईआरटी का या फिर किसी भी जो सीबीएसई हो या फिर जो भी अदर बोर्ड हो जैसे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड, बिहार बोर्ड है ना, इस सब में काम आएगा, ठीक है, ये जो चैप्टर है वो। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये जो चैप्टर है वो मतलब बेसिक तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में क्या मियोसिस डिवीजन और मायोटिक डिवीजन को कंप्लीट किया था। जो ये मियोसिस और मायोटिक डिवीजन है ना, वो जो म्यूसिक डिवीजन होता था वो कहाँ रिप्रोडक्शन में हेल्प करता था, मतलब रिप्रोडक्टिव गाइमेट्स बनाता था। और वहीं जो मायोटिक सेल डिवीजन था वो क्या करता था, सोमैटिक सेल्स में होता था। जैसे कि जहां जहां ग्रोथ होना है, जहां जहां रिपेयर होना है, वहां क्या होता था, मायोटिक डिवीजन होता था। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं जो रिप्रोडक्शन है उसमें कौन अपना योगदान देगा, ठीक है। मतलब जो म्यूसिस डिवीजन था हमने पढ़ा था, जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स है उसके फॉर्मेशन में क्या है, जो म्यूसिस डिवीजन है वो क्या है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब कि मैं सिंपल भाषा में अभी यहाँ पर समझाती हूँ सबसे पहले, फिर हम यहाँ पर बायोलॉजी के टर्म पर आएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी मेल और फीमेल अपनी मतलब अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, है ना, मतलब इस दुनिया में अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए क्या करता है, अपने ही जैसे सेम क्या नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा करता है, नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपनी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, है ना, अपनी लाइफ कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। और इसके अलावा एनवायरनमेंट में कैसे उनको रहना है ना, जैसे कि अनुकूल परिस्थितियां होती है और प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, ठीक है। तो उनमें सब ये जो रिप्रोडक्शन है ना, वो सबका योगदान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो बायोलॉजी का टर्म होता है, बायोलॉजी प्रोसेस, ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज अ लाइफ प्रोसेस बाय विच प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ ऑफस्प्रिंग बोलते हैं जिसको हम, ऑफ देयर ऑन काइंड। मतलब कि ये ऐसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, पहले से मौजूद कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ही जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है। रिप्रोडक्शन की परिभाषा जो है वो अपने डेफिनेशन जो है वो अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो कैरेक्टर का पास होता है ना, जो कैरेक्टर होते हैं वो पास होते हैं। जैसे कि तुम्हारे कैरेक्टर जो है, तुम्हारे मम्मी पापा के कैरेक्टर आए हैं तुम में, जैसे कि तुम्हारी मम्मी का जो बालों का रंग है वो क्या है, काले कलर का है, ठीक है। और तुम्हारे पापा का कलर क्या है, आंखों का कलर लेते लेते हैं हम, क्या है, मान लो ब्लैक है। तो या तो तुम्हारे पापा का जो आंख का कलर है वो तुम पर आया होगा, मतलब सेम होगा तुम्हारे आंख का कलर, जैसे कि ब्लैक हो सकता है, या फिर मम्मी और पापा की आंखों का कलर, आंखों की कलर का क्या है, मिक्स हो सकता है तुम में, ठीक है। तो ये क्या है, कैरेक्टर का मतलब जो पास कैरेक्टर जो है वो पास होते हैं, वो कहाँ से होते हैं, अपने माता पिता से ही होते हैं ना, मदर फादर से ही होंगे। जो कैरेक्टर का जो पास हो कैरेक्टर जो है वो पास होगा वो बच्चों में, किसका होगा, ऑफ कोर्स पेरेंट का ही होगा ना। वही बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, ऑर्गेनिज्म डिजाइंस ब्लूप्रिंट कॉपीज टू कैरी पेरेंट्स विजुअल एंड फिजिकल ट्रेट्स फॉरवर्ड टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कि
यहाँ पर जो माता पिता है, जो मदर फादर है ना, उनका क्या रहता है शारीरिक और अनुवंशिक लक्षण, मतलब फिजिकल भी और क्या फिजिकल भी और जेनेटिक जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या है आगे न्यू ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनमें क्या करते हैं भेजते हैं, ठीक है, उनमें कैरी होता है उनका जो भी कैरेक्टर होता है माता पिता का, मदर फादर का। क्लियर है? तो ये रहा। अब यहाँ पर जो डायग्राम है ना वो एक हाइड्रा का है। हाइड्रा जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ना, जिसको हम बोलते हैं बडिंग मेथड। हाइड्रा जो रिप्रोडक्शन करता है, हाइड्रा क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ठीक है। हाइड्रा जो है वो बर्डिंग मेथड के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन करता है। इसको हम आगे देखेंगे, यहाँ पर डायग्राम आगे ही छप गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखो मैंने बताया था ना जो रिप्रोडक्शन है उसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम जानते हैं, क्योंकि सबके मन में आता है रिप्रोडक्शन जरूरी तो है लेकिन क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मैंने बताया जो जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उसको इस अर्थ में अपनी प्रजाति को, अपनी स्पीसीज को अगर बनाए रखना है, जिंदा रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट एंश्योर दैट स्पीसीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, विदाउट इट स्पीसीज वुल्ड गो एक्सटिंक्ट। मतलब कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे, जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब विलुप्त हो जाएंगे, गायब ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। इसके अलावा देखो जो पॉपुलेशन बैलेंस है, मतलब जो हम पॉपुलेशन है उसको बैलेंस करने के लिए रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोडक्शन करना है, रिप्रोडक्शन जरूरी है इसी लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन रिप्लेस गोइंग सॉरी reproduction replace aging and dying individuals with active new members keeping the ecological chain stable। यहाँ पर जैसे कि कोई इंसान या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बूढ़ा हो गया और वो क्या एक टाइम के बाद मर गया है ना, उसका उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, ऐसे दे अगर ऐसा डेथ तो होते जाएगा लेकिन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर नहीं जन्म लेगा है ना, नया प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, तो स्पीसीज तो है वही खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी ना। तो वही बोला है क्या है, यहाँ लिखा है देखो कि हम बूढ़े या मरने वाले जीवों के स्थान पर नए सदस्यों को लाकर के पारिस्थितिक तंत्र में, इकोलॉजी सिस्टम में क्या है, पॉपुलेशन का बैलेंस बनाए रखता है। कौन? रिप्रोडक्शन। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो पासिंग डीएनए वेरिएंट्स, अभी मैंने वेरिएशंस, जो वेरिएशंस क्या होते थे इसको हमने बताया, क्लियर किया था कहाँ, लास्ट लेक्चर में। वही सोचे सेल डिवीजन है, मेयोसिस सेल डिवीजन है, वहां पर हमने एक टर्म यूज किया था क्रॉसिंग ओवर। ये क्या होती थी, एक मैजिकल प्रोसेस होती थी मेयोसिस डिवीजन के टाइम। इसमें क्या होता था, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता था, जो क्रोमेटिड जो जीन है उसका क्या हो जाता था, मतलब ट्रांसफर हो जाता था, जीन की अदला बदली हो जाती थी, ठीक है। और इससे क्या होता था कि हम जो बच्चे हैं, मतलब हम जो अपने माता पिता की, मदर फादर के बच्चे हैं ना, उनके जैसे एकदम सेम टू सेम दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि जिनकी अदला बदली हो जाती थी क्रॉसिंग ओवर के टाइम। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना मतलब जो मेयोसिस डिवीजन है ना, उसके समय जो ये क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, ठीक है। तो इसी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ये यही कारण है कि हम अपनी मदर फादर की जैसे एकदम कॉपी नहीं दिखते। हालांकि उनका जो करेक्टर है वो हम में आता है, जैसे कि हमारे बालों का रंग, आंखों का रंग, ठीक है, या फिर हाथ पैर, या फिर हमारे हाइट, वो क्या है हमारे मम्मी पापा से ही आते हैं। लेकिन ये है कि हम अपने मम्मी पापा की जैसे सेम नहीं दिखते, ठीक है। तो वो क्या है, वेरिएशन है, इसी को हम विविधता या फिर विभिन्नता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड एरर्स इन डीएनए कॉपिंग इंट्रोड्यूस वेरिएशंस which serve as crucial tools for adapting to changing environments। ठीक है, यहाँ पर ले लो हम डीएनए की जो कॉपी है उसमें छोटे छोटे बदलाव आते हैं जो क्या वेरिएशंस उत्पन्न करते हैं, जो बदलते पर्यावरण के अनुकूल ढलने में मदद करती है। तो क्लियर है? तो क्या समझ आया इस वाली स्लाइड में, जो रिप्रोडक्शन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है क्यों, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, ये क्या है, मजेदार तथ्य है ना। कैसे मजेदार है इसको यहाँ पर समझो। यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, मतलब कि जो प्रजनन है वो जरूरी नहीं है कि तुम करो ही करो, रिप्रोडक्शन करो ही करो। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू कीप एन इंडिविजुअल अलाइव बट इट इज वाइटल फॉर द स्पीसीज। ये क्या है, जैसे कि तुमको जिंदा रहने के लिए, तुमको इस पृथ्वी में, इस अर्थ में जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, ठीक है। खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है, मतलब नेसेसरी है, एकदम नेसेसरी है, ठीक है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो नेसेसरी नहीं है। क्यों? कैसा क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है उससे मतलब
वो तुम कर सकते हो और कर भी नहीं सकते हो। अगर करना है, करना तो है, लेकिन क्यों करना है? क्योंकि अपनी स्पीसीज को इस अर्थ में बनाए रखना है, अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखना है, ठीक है, स्पीसीज कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। इसी वजह से जो रिप्रोडक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन नॉट नेसेसरी। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, सांस लेने या फिर पाचन की तरह जनन किसी जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह केवल उसकी प्रजाति के लिए जरूरी है। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो कम मतलब क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। देखिए, अब देखो, जो असेक्सुअल और सेक्सुअल है, मतलब ये क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइप है। कितने टाइप होते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंस इसको तुमको याद करते चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो एग्जाम है उसमें क्या डिफरेंसेस पूछ लेता है, ठीक है, 5 नंबर या फिर 3 नंबर में पूछ ही लेता है। चाहे किसी भी बोर्ड में, मैं मतलब किसी भी बोर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है, चाहे वो सीजी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, या फिर सीबीएसई हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन भी बनते हैं जो सीबीएसई जो हमारा बोर्ड होता है उसमें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते सीबीएसई में, सब घुमा फिरा के ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो रिप्रोडक्शन के टाइप हो, कितने टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखो जो फीचर्स है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो कॉलम है उसको देखना, ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका कॉलम देखो। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स इन्वॉल्व। पेरेंट्स इन्वॉल्व ये फीचर है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या, एक तो फीमेल एक तो मेल, दोनों में से कोई भी एक इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में, लेकिन दोनों के दोनों इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन वही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, गैमेट फ्यूजन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या है, नो गैमेट फॉर्मेशन एंड नो गैमेट फ्यूजन, मतलब कि इसमें क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता और गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। बिना गैमेट फॉर्मेशन के क्या होती है, इसमें रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। मतलब इसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं बनता है। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा। यहाँ पर फ्यूजन का सिंपल सा मीनिंग है एक दूसरे से मिलना, ठीक है, सनलाइट बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। तो यहाँ पर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, फीमेल और मेल गैमेट्स बनते हैं और उनका आपस में फ्यूजन भी होता है, संलयन भी होता है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर देखो, आइडेंटिकल क्लोन्स। अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें अगर न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस होंगे तो कैसे दिखेंगे, सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, है ना। संतानें क्या है, अपने पेरेंट की बिल्कुल सेम दिखती है, जिसको हम क्लोन बोलते हैं ना। सेम दिखना मतलब क्लोन, क्लोन का क्या मीनिंग है, अपने पेरेंट के समान सेम टू सेम दिखाई देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग शो जेनेटिक वेरिएशन एंड मिक्सचर ऑफ ट्रेट्स, मतलब क्या है, जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो कैसा दिखता है, अपने माता पिता के समान नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, अभी हमने क्लियर करके कर दिया है यहाँ पर, वेरिएशन की वजह से नहीं दिखता। वेरिएशन किसकी वजह से आता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखाई देती है, और उनमें बच्चे में क्या होता है, माता पिता का, मदर फादर के ट्रेट्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। अब हम इस स्लाइड में जो इस हमारा जो लेक्चर है उसमें क्या, हम जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम यहाँ पर पूरा का पूरा पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्लियर कर दिया जो अलैंगिक रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन है वो क्या होता है, किसमें होता है, कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके। अब हम जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वो किसमें होगा, किसमें होगा वो, ये कहाँ 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 होता है ये ना, मेजर जो हमारा सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होती है, मतलब जिसमें एक ही सेल पाया, हाँ एक ही सेल पाया जाएगा, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये सब में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा सिंपल, जिसमें मतलब सिंपल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसे कि सिंपल मल्टी सेलुलर जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि स्पाइरोगायरा, ये जो है क्या है, वो सिंपल है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो सिंपल से होती है, ठीक है।
हार्ड नहीं होती, एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा? स्पाइरोगैरा। ऐसे ही जो जीवाणु है, ऑर्गेनिजम्स है, उसमें क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब क्लियर कर, अब देखते हैं यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता क्या है। यहाँ पर हमने क्लियर किया जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होगा? offspring are produced by a single parent without the involvement of gametes or zygote formation। मतलब कि इसमें क्या होता है? संतति का निर्माण केवल एक ही जनक द्वारा बिना किसी युग्मक संलयन के होता है। मतलब कि हमने तो क्लियर किया जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या है? गैमेट का फॉर्मेशन होता ही नहीं, और गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो संलयन कहाँ से होगा? फ्यूजन कहाँ से होगा? ठीक है ना। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होता है? बिना गैमेट के फ्यूजन के, बिना गैमेट के फॉर्मेशन और फ्यूजन के क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, क्लोन्स आर फॉर्म्ड। क्लोन्स आर फॉर्म्ड। क्लोन्स का मतलब अभी मैंने क्या बताया? जो मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म अगर पैदा हुए हैं वो कैसे दिखेंगे? अपने पेरेंट्स, मतलब पेरेंट सेल के जैसे ही सेम टू सेम दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं क्लोन बोलते हैं। ठीक है। द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट बोथ फिजिकली एंड जेनेटिकली। जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स अगर पैदा हो रहे हैं वो फिजिकली और जेनेटिकली अपने सेम, मतलब अपने मदर की तरह, मतलब अपनी मदर सेल्स या फिर पेरेंट सेल की तरह ही सेम दिखेंगे, सेम कार्बन कॉपी ही होगी। क्लियर है। अब ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैपिड मेथड। जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो क्या है? बहुत फास्ट मेथड, इट इज अ वेरी फास्ट मेथड एंड सिंपल मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और फाउंड कहाँ कहाँ होगा? लोअर प्लांट्स में होगा और सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लियर कर ही दिया पहले, ये कहाँ कहाँ होता है? सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, या फिर बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, और या फिर जो लोअर क्लास के प्लांट्स होते हैं ना, उस पे भी क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि रोज वगैरह देखते हैं और जो आलू देखते हैं ना, उसमें क्या है? ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो किसका उदाहरण है? किसका एग्जाम्पल है? वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। इसको हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो, जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो कई टाइप के होते हैं। मतलब मेनली हम 5 टाइप के पढ़ते हैं ना, 5 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजन। अब फिजन भी 2 टाइप का होगा। यहाँ पर देखो, फिजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजन भी कौन सा टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। यहाँ पर कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, बाइनरी फिजन है एक, और दूसरा क्या है? मल्टीपल फिजन। अब तुमको क्या याद रखना है यहाँ पर? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं और उनकी एग्जांपल्स हैं, उनको याद रखना ही रखना है। और साथ ही साथ तुमको थ्योरी क्वेश्चन के लिए क्या याद रखना है कि ये कैसे हो रहा है, किन में हो रहा है। ठीक है, ये सब याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन के फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेता है। या फिर ऐसा अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, तो कैसे पूछेगा कि फिजन क्या है, फिजन फिजन के टाइप्स बताओ पूछेगा। और जो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन है उसकी एग्जाम्पल 2 बोलेगा, और क्या बोलेगा कि उसको ब्रीफली क्या करो? इंट्रोड्यूस करो, ऐसा बोलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो फिजन है वो कितने टाइप का होता है? बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब यहाँ पर देखो, जो ये प्रोसेस है ना, जो मतलब फिजन जो प्रोसेस है वो क्या होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा। कहाँ होता है? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये जो फिजन है वो कहाँ होता है? ये कहाँ होगा? सिंगल सेल, सिंगल सेल, सिंगल सेल कहाँ होगा? ऑर्गेनिज्म में होगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को मैं यहाँ पर ORA करके यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ जाएगा कहाँ होगा फिजन? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा। अब इसमें क्या होगा? जो भी सेल होगी, मतलब जो भी यहाँ पर जिसमें भी फिजन हो रहा होगा उसमें क्या होगा? वो सेल क्या करेगी? मैच्योर होगी। मैच्योर होकर के दो या फिर 2 से ज्यादा क्या पार्ट में टूट जाएगी। 2 या फिर 2 से ज्यादा पार्ट में टूट जाएगी, और हर एक पार्ट क्या है? एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। मैंने यहाँ पर क्या बोला? जो फिजन होता है वो कहाँ होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा। और क्या होगा? जिस भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में फिजन होना है उसमें क्या होगा? सेल क्या है? मैच्योर होगी। मैच्योर होकर के वो 2 या फिर 2 से अधिक, है ना,
मोर देन टू पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और हर एक पार्ट नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, फिजन है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो जो फिजन है उसके टाइप क्या है, तो सबसे फर्स्ट टाइप क्या है हमारा यहाँ पर, बाइनरी फिजन। अब जो बाइनरी फिजन है ना, उसका सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम, किसमें होगा, ये अमीबा में होगा। ठीक है, अमीबा में होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिसेल्युलर पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाफ। इसमें क्या है, एक अमीबा है, यहाँ पर देखो पेरेंट अमीबा है, वो क्या है, टू इक्वल हाफ में क्या है, डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये में जो डायग्राम है उसको पहले बताती हूँ। ये क्या है, पेरेंट अमीबा है। पेरेंट अमीबा में सबसे पहले क्या हो रहा है, मैच्योर है ना, ये जो पेरेंट अमीबा है वो मैच्योर है। मैच्योर होने के बाद मैंने क्या बताया था, जो सिंगल मैच्योर होता है उसके बाद क्या होता है, मोर देन टू पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर अमीबा का न्यूक्लियस है वो सबसे पहले डिवाइड होना शुरू किया। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, ये जो बीच बीच में ब्लू कलर का दिख रहा है ना, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, वो क्या है, वो भी डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। देखो यहाँ पर एक खांचा बन रहा है, यहाँ पर खांचा, इसको हम फुरो बोलते हैं। ठीक है, खांचा बन गया और ये जो खांचा है वो गहरा होता चला गया, और ये जो गहरा होने के बाद क्या हो गया, ये बीच से टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया और टू न्यू डॉटर सेल्स बना लिया। और वो कैसे दिख रहा है, सेम पेरेंट सेल्स की तरह दिख रहा है ना, पेरेंट अमीबा की तरह दिख रहा है ना, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये क्या था, बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, अब देखो जो मल्टीपल फिजन है, अगर तुमको बाइनरी फिजन में कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको मैंने यहाँ पर बता दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखो जो मल्टीपल फिजन है, जिसको हम हिंदी में बहुखंडन बोलते हैं या फिर बहुविखंडन बोलते हैं, मल्टीपल फिजन को। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स इनसाइड अ प्रोटेक्टिव वॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी सेल डिवाइड करता है ना, मतलब जो भी सेल है वो क्या करेगा, डिवाइड हो करके मैनी डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा। मतलब बहुत सारे डॉटर सेल्स, क्या है, डॉटर सेल्स बनाएगा वो, है ना। केवल एक या दो ही नहीं बनाता, है ना, एक या फिर दो ही नहीं बनाता, वो क्या बनाएगा, बहुत सारे बनाएगा। लिखा हुआ है ना यहाँ पर मैनी डॉटर सेल्स करके। अब यहाँ पर लिखा है इनसाइड अ प्रोटेक्टिव वॉल। ये क्या है, जो ये कहाँ होता है, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होगा। जो मलेरिया कॉज करता है ना, प्लाज्मोडियम, वो उसमें होता है क्या, मल्टीपल फिजन होता है। जैसे कि तुमने मच्छर को देखा होगा, है ना, मलेरिया जो, सॉरी मच्छर नहीं, जो प्लाज्मोडियम है उसको, उसका जो मतलब उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, मल्टीपल फिजन होता है। इसमें क्या करती है, एक सिंगल सेल होती है, एक सेल मतलब पेरेंट सेल होती है, वो क्या करती है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मैनी डॉटर सेल्स बनाती है, मतलब बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाएगी, रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। ठीक है, हम्म, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये था फिजन। फिजन के हमने टू टाइप्स क्लियर किए, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता था, यहाँ पे हम रिवीजन कर देते हैं एक बार, तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फिजन होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा, है ना। और जो बाइनरी फिजन है वो अमीबा का एग्जाम्पल है, अमीबा में जो रिप्रोडक्शन है उसका एग्जाम्पल है। और जो मल्टीपल फिजन है उसमें क्या है, प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल जो है वो हमारा मल्टीपल फिजन के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, जो बडिंग होती है, जो हम शुरू से डायग्राम देखते चले आ रहे हैं ना, वो क्या है, रिप्रोडक्शन का है। वो पहले ही शो हो गया था डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने शो कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो बडिंग है वो कहाँ होगा, हाइड्रा में होता है। कहाँ होगा ये, हाइड्रा में होता है। ठीक है, जो हमारा हाइड्रा है ये डायग्राम में देख सकते हैं, उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया, हाइड्रा में होगा। हाइड्रा के अलावा और कहीं कहाँ होता है इसको भी हम देखेंगे, हाइड्रा में होगा, ईस्ट में होगा। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर जो प्रोसेस लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, बर्ड आउट ग्रोथ। इसमें क्या होगा, अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन और बर्ड डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। मतलब कि यहाँ पर अब डायग्राम समझो तुम। देखो ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा है। पेरेंट हाइड्रा में यहाँ तुम छोटा सा दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो यहाँ पर, एक सेकेंड, छोटा सा यहाँ पर क्या देख रहे हो, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हो, देख रहे हो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बर्ड बोल रहे हैं, मुकुल बोलते हैं हिंदी में हम इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, मुकुल बोलते हैं यहाँ पर।
लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जनक के शरीर पर बार बार होने वाले कोशिका विभाजन के कारण एक छोटा सा उभार या फिर मुकुल विकसित होता है। ठीक है, मतलब कि ये क्यों बन रहा है बर्ड, सेल डिवीजन की वजह से बन रहा है। यहाँ पर मुख्य कारण लिखा हुआ है सेल डिवीजन की वजह से बना है। देखो यहाँ पर रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक साइट में, एक स्पेसिफिक लोकेशन में क्या बनता है, सेल डिवीजन की वजह से, मतलब हाइड्रा में सेल डिवीजन की वजह से क्या है, छोटा सा उभार बन रहा है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं मुकुल या फिर बर्ड। क्लियर है। अब ये जो बर्ड है ना वो क्या है, धीरे से ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करते चलेगा। यहाँ पर देखो डेवलपिंग बर्ड, जो बर्ड है वो क्या है, डेवलप करते जा रहा है। ठीक है, अभी जो बर्ड है वो क्या है, एक बड़ा सा बर्ड बना लेगा। बर्ड जब मैच्योर हो जाएगा ना, वो बर्ड जो उभार है, जो मुकुल है, वो क्या है, विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तब क्या है, वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा। देखो फोर्थ जो हमारा यहाँ पर कॉलम है, डायग्राम है, उसमें देखो जो ये जो छोटा वाला जो बर्ड है ना, वो क्या है, अपने पेरेंट सेल से क्या है, अलग हो गया। अब जो ये अलग हो गया, तो इसी को हम बोल रहे हैं बर्डिंग प्रोसेस। इसमें हाइड्रा में, है ना, ये अलग होकर के न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये किसमें होता है, हाइड्रा में होगा, और इसके अलावा कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। ठीक है, हाइड्रा में होता है, और यहाँ पर लिख लेते हैं किसमें होगा, ये ईस्ट में होगा। ठीक है, किसमें होगा, ईस्ट में होगा। ओके, अब देखो डी अटैचमेंट हमने तो पढ़ ही लिया, डायग्राम में समझ ही लिया। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं थ्योरी के फॉर्म में। दिस बर्ड ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द पेरेंट, मैच्योर्स इनटू अ टीनी इंडिविजुअल एंड फाइनली डीअटैच टू लाइफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब किसमें होगा, ये हाइड्रोलिस्ट में होगा। यह मुकुल जनक से पोषण लेकर के, न्यूट्रिएंट्स लेकर के पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। फाइनली डेवलप होकर के वो क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा और एक न्यू हाइड्रा बन जाता है, इसी तरह। ठीक है, तो ये था क्या, बर्डिंग। ओके, अब हम बढ़ते हैं रीजनरेशन। यहाँ पर डायग्राम जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। अब देखो जो हमारा रिजर्वेशन है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल मतलब देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने घरों में देखा होगा छिपकली, छिपकली की पूंछ अगर बाई चांस कट जाती है तो क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उनका मतलब छिपकली का क्या है, जो पूंछ है वो फिर से निकल आती है। क्यों निकल आती है, क्योंकि उसमें रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए देखे क्योंकि तुमको ये इजिली समझ में आ सके। ठीक है, तो रीजनरेशन का मतलब क्या होगा, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी मतलब कारण से या फिर एक्सीडेंटली कट जाता है, उसकी बॉडी कट जाती है, तो प्रत्येक जो बॉडी है, मतलब हर एक बॉडी पार्ट जो अगर कट गया ना, हर एक बॉडी पार्ट अगर कट गया, मतलब कई टुकड़ों में कट गया, किसी भी एक्सीडेंटली मतलब एक्सीडेंटली कट गया उनका जो बॉडी है, तो वो क्या है, हर एक पार्ट जो है, हर एक बॉडी पार्ट क्या हो जाएगा, एक फिर से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्या वो देखो, regrowing body parts if an organism is accidentally cut or broken into many pieces। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर गलती से बाय चांस बहुत सारे, है ना, टुकड़ों में कट जाता है, तो क्या है, प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक जो मतलब जो हर एक टुकड़ा है वो क्या है, फिर से अपना खोया हुआ हिस्सा क्या है, दोबारा जनरेट कर लेता है। इसी को हम बोल रहे हैं रीजनरेशन। ठीक है, अब देखो फुल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, ईच पीस ग्रोस इनटू आ कंप्लीटली न्यू। मैंने क्या बोला, प्रत्येक पीस, हर एक टुकड़ा क्या कर लेगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली, एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया और हाइड्रा। हम यहाँ पर प्लेनेरिया का एग्जांपल और डायग्राम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोट है वो क्या है, इट इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन बिकॉज कॉम्प्लेक्स एनिमल। ये क्या है, ये क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसमें उसमें क्या है, रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं होती। जैसे हम में अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो उसमें रीजनरेशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। हम जो एनिमल्स हैं, है ना, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है। ये क्या होता है, साधारण से एनिमल्स में होता है, जैसे कि हाइड्रा और प्लानेरिया, ये सब में होगा, कौन क्या होगा, रीजनरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है किनका, हाइड्रा प्लानेरिया, ये मतलब जो ये
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें क्या है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। किसकी कंपेयर में, जैसे कि हम एनिमल्स जो हायर कैटेगरी के जो वर्टिब्रेट्स हैं एनिमल्स है उसमें उसकी कंपेयर में, ठीक है। तो जो इतना याद रखना, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है उसमें क्या है रिजनरेशन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम डायग्राम देखो, देखो ये क्या है रीजनरेशन इन प्लानेरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये प्लानेरिया है। प्लानेरिया को हम तीन पार्ट में काट देते हैं, मान लो एक सर से काट देते हैं, एक पूरा धड़ से काट देते हैं, ठीक है। ये तीन पार्ट में कट गया, ये तीन पार्ट में क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखो ये सर वाला पार्ट देखो, ये सर अगर कट गया तो सर के नीचे पूरा नया पार्ट आ जाएगा, नया का नया पूरा शरीर आ जाएगा, नया नई पूरी बॉडी आ जाएगी। वही क्या है, फिर से एक पूरा क्या प्लानेरिया बन गया, देख सकते हैं आप डायग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पर धड़ वाला पार्ट देखो, जो बीच वाला पार्ट है उसको मैं धड़ बोल रही हूँ, धड़ बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी क्या है, धड़ आ गया। अब धड़ के आगे क्या हो जाएगा, सिर का जो मतलब जो सर है उसका सिर है वो क्या है फिर से जनरेट हो जाएगा, और पूंछ भी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो एक नया प्लानेरिया फिर से बन जाएगा। अभी पूंछ वाला पार्ट कट गया, पूंछ वाले पार्ट से क्या है फिर से ऊपर की जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, निकल आएगी, मतलब जनरेट हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, फिर से एक नया प्लानेरिया बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, जो प्लानेरिया है मान लो किसी कारण से वो तीन पार्ट में कट हो गया, तो प्रत्येक जो पार्ट है वो क्या है, नया नया प्लानेरिया बना करके चला गया, मतलब बनाते हुए क्या है अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। मतलब अपने नए ऑर्गेनिजम्स को ये बना रहा है, क्लियर है। तो ये था हमारा प्लानेरिया में रीजनरेशन। इसके अलावा जो हमारा ईस्ट होता है, सॉरी हाइड्रा होता है, उसमें भी क्या होगा, रीजनरेशन की प्रोसेस होगी, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब मैं जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करी थी वो क्या है, जो स्पाइरोगायरा है वो ऐसी होता है, मतलब इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, बॉडी डिजाइन होती है वो क्या होती है, सिंपल होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, सिंपल मल्टी सेलुलर। ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो कहाँ होगा, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, ठीक है। ये क्या होता है, फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल बॉडी डिजाइन। Upon maturation, they naturally break up into small fragments, ठीक है। ये क्या है, पूरा का पूरा स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा क्या हो रहा है, ये क्या होगा, मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद ये खुद ही क्या है, छोटे छोटे पार्ट में क्या है टूट जाता है, और प्रत्येक पार्ट क्या है फिर से जो जो हर एक हिस्सा क्या है, न्यू स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हाँ, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, सेगमेंट ग्रोथ। Each fragment grows naturally into a brand new complete adult organism. Example स्पायरोगायरा, या फिर स्पायरोगायरा क्या है, अब ग्रीन एल्गी है, मतलब ग्रीन एल्गी है, कहाँ पाया जाता है, वो सिंपल से तालाब वगैरह में, पॉन्ड वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक टुकड़ा क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, पेरेंट स्पायरोगायरा, ये क्या होगा, मैच्योर होगा। मैच्योर होकर के खुद ही वो क्या है, टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा क्या है, एक नया मैच्योर लिविंग और स्पायरोगायरा को जन्म दे देता है, ठीक है। मतलब न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, क्लियर हुआ। तो ये क्या था, स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन था। जो स्पायरोगायरा है उसमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन के मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, देखो जो स्पोर फॉर्मेशन है ये क्या है, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कुछ मतलब कुछ बहुत बहुत छोटे छोटे मतलब जो नहीं, क्या बोल रही थी, हाँ, इसमें क्या इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें बहुत क्या बोल रही थी, एक सेकंड यहाँ पढ़ लेते हैं हम। इस हाँ, स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन में स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर होगा। इस स्पोरेंजिया क्या होती है इसको हम देखेंगे, लेकिन ये कहाँ होता है ये सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमको एग्जाम्पल का देखने को मिलता है कहाँ, ब्रेड मोल्ड में। जैसे तुमने ब्रेड में देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर का उसमें फंगस जम जाता है, उसको हम बोल रहे हैं ब्रेड मोल्ड। या फिर राइजोपस, राइजोपस भी एक क्या है, उसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें उसमें क्या होता है, कुछ जीव जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या है, बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के, है ना, और क्या है हार्ड लेयर वाले क्या है स्पोर्स पैदा करते हैं, ठीक है।
अभी जो स्पोरेंजियम बोल रही हूँ ना, इसी के अंदर होंगे बहुत सारे छोटे छोटे हल्के क्या स्पोर्ट्स होंगे। यहाँ पर देखो, टीनी बॉल्ब नहीं, ब्लॉब on a stick structure called sporangia contain hundreds of lightweight reproductive structures called spores। मैंने क्या बोला, जो स्पोरेंजिया होता है ना, ये स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होती है, ये थिक लेयर होती है। ये जो स्पोरेंजियम होती है वो क्या होती है, देखो, टफ प्रोटेक्टिव वॉल। स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक, ये स्पोर्स की बात करिए, जो स्पोरेंजियम होता है ये स्ट्रक्चर बना लेता है, जो भी ये कवक है, फंगस है, जो जिसमें ये स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें ये जो स्पोरेंजियम है ना, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे, और ये क्या होंगे, इनका जो वेट होगा वो बहुत लाइट होगा, लाइटली वेट होगा इसका, ठीक है, लाइट वेट होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, डंठल पर उपस्थित है ना सूक्ष्म गोल बीजाणु धानियों में सैकड़ों हल्के बीजाणु भरे होते हैं। अब देखो, ये जो स्पोर्स होता है ना, वो क्या होता है, उसमें टफ प्रोटेक्टिव वॉल होती है। स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल टू सर्वाइव हार्श कंडीशन। किसके लिए होती है, हार्श कंडीशन में सब सर्वाइव करने के लिए। जो स्पोर्स होती है उसमें क्या होती है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है, वो भी कैसे होती है, टफ होगी, ठीक है, जो उनको क्या करेगी, हार्श कंडीशन में उनको डेवलप करने में क्या करेगी, मदद करेगी, ठीक है। और ये क्या होगी, जैसे ही जो स्पोर्स है अगर मॉइस्ट एनवायरनमेंट पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये स्प्राउट हो जाएंगे, मतलब कि अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है। और फिर से एक क्या बना लेंगे, नया फंगस बना लेंगे, या फिर नया राइजोपस बना लेंगे। तो इसी तरह से क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन, मतलब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या हो रहा है, राइजोपस या फिर किसी भी ब्रेड मोल्ड या फिर मोल्ड में, कवक में क्या हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये क्या था, स्पोर फॉर्मेशन था, किसमें होता है, ब्रेड मोल्ड और राइजोपस में होता है। यहाँ पर राइजोपस का एग्जांपल आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ना, जो लोअर प्लांट्स है उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, ये देखो, इसमें आपने देखा होगा घरों में, जैसे कि आलू, आलू में क्या है, छोटे छोटे वाइट्स, है ना, क्या हो जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर के क्या है, बल्ब नजर आते हैं। बल्ब मतलब जिसको हम हिंदी में आंख आ गई बोलते हैं, मतलब आलू की आंख आ गई बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अगर तुम उस आलू को जमीन में गाड़ देते हो, मिट्टी मतलब मिट्टी में लगा देते हो, तो क्या है, कुछ दिन बाद वो नया पौधा बना लेता है। तो इसी तरह के प्लांट में, है ना, और सीडलेस प्लांट में जिसमें कि सीड्स नहीं होते, जैसे कि बनाना, जैस्मीन, ये सब क्या है, सीडलेस प्लांट होता है। उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। इसके अलावा तुम गुलाब का पौधा देखोगे, ठीक है, इसमें क्या करोगे, जैसे कि तुम किसी के घर गए और तुमको गुलाब पसंद आया, उसके घर का गुलाब बहुत खूबसूरत है, उस तुमको पसंद आ गया, और तुम अपने पड़ोसी को क्या है, मंगोगे, तो वो क्या बोलेगा, मैं पूरा प्लांट तो नहीं दे सकती, मैं जो रोज का एक डंठल है ना, एक पार्ट है, उसको मतलब मैं दूंगी, तो तुम क्या करोगे, उसको मिट्टी में जा करके लगा देना, तो कुछ दिन बाद क्या है, उसमें पत्ती, नए पत्ती आ जाएंगे, नए और वो क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा, और तुम्हारे घर भी क्या है, सुंदर सुंदर रेड रेड कलर के क्या हो जाएंगे, रोज जो है वो खिल जाएंगे, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो इसमें होता क्या है, किसमें होता है, ग्रोथ फ्रॉम पार्ट्स। New plants are grow directly from vegetative parts like roots, stem और leaves। अब जो हमने जो गुलाब जगाया है अपने घर में, तो किसके थ्रू जगाया है, उसमें स्टेम्स के थ्रू जगाया है, ठीक है, हाँ लिखा है ना, किसकी वजह से होगा, वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम और लीव्स, ठीक है, इंस्टीड ऑफ यूजिंग सीड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नए पौधों का विकास बीजों के बजाय सीधे जड़, तना या पत्तियों जैसे कायिक भागों से होता है। अब कायिक भाग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कायिक क्या बोलते, कायिक पार्ट क्या बोलते हैं इसको हम, कायिक भाग मतलब क्या हो रहा है, बीज के अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम, रूट्स, है ना, लीव्स, इसको हम बोलते हैं कायिक भाग, ठीक है। तो ये हिंदी वाला जो वर्ड है कायिक भाग, वो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल देखो, लीव बर्ड्स और ब्रायोफिलम फॉल ऑन सॉइल टू ग्रो न्यू प्लांट्स। अब ब्रायोफिलम क्या है जानते हो ना आप लोग, ब्रायोफिलम मतलब कि जो पत्थर चट्टा होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये पथरी के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। जो पथरी हो जाती है हमारे में, है ना, उसमें अगर मतलब तुम ये जो ब्रायोफिलम का जूस निकाल कर पियोगे, ब्रायोफिलम की पत्तियों का जूस जूस निकाल कर पियोगे, तो वो बहुत हद तक ठीक होता है, सब बोला जाता है, ठीक है।
तो ये जो ब्रायोफिलम है उसमें क्या हो गया, तुमने देखा होगा छोटे-छोटे जो पत्तियाँ ना उसमें क्या है, छोटा-छोटा प्लांट्स मतलब छोटा-छोटा जो है वो बड निकल आता है, ठीक है? ग्रो कर जाता है उसमें, लीफ बड्स निकल आते हैं। अब क्या करोगे अगर तुम इस पत्ती को, है ना, अगर वो पत्ती नेचुरली अगर गिर जाता है मिट्टी में, तो क्या हो जाता है, एक नया ब्रायोफिलम का पौधा जो है वो विकसित कर जाता है, मतलब डेवलप कर जाता है, ठीक है? तो यही बोल रहे हैं जो ब्रायोफिलम है ना, और इसके अलावा जो रोज है, आलू है, पोटैटो है, टोमेटो है ना, इसमें क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दे दिया, आलू की आंखें जिसको हम बोलते हैं ना, आलू की आंख आ गई, ये वाला अंकुरित होकर के एक नया पौधा बना लेती है, ठीक है? और ये क्या होता है, सीडलेस पौधों में होता है, सीडलेस प्लांट में होता है, जैसे कि बनाना और जैस्मिन, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? हमने क्या क्या पढ़ा, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ये हमने 2 से 3 चीजें वहां पर देख ली। लेकिन ये भी देखा था, एक स्पेशल नोट देखा था वहां पर, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि नेसेसरी क्या है, जैसे कि एकदम नेसेसरी हमारे जीवन के लिए खाना सांस लेना, लेकिन तुम रिप्रोडक्शन करना ही करना ये नहीं बोला गया है कहीं, ठीक है? ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ठीक है? और इसके अलावा हमने क्या जाना, जो रिप्रोडक्शन के पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके बाद हमने क्या देखा था, दोनों में डिफरेंसेस देखे थे, दोनों में मेजर डिफरेंसेस देखे थे, क्या क्या होते हैं, उसको याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और इसके अलावा हमने क्या देखा, हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया, जितने भी टाइप्स के होते हैं, मेजर यहाँ पर 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमने 6 टाइप भी पढ़ लिया। वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है, कायिक प्रवर्धन जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ होता है, लोअर प्लांट्स में होगा। इसके अलावा जो है ना, और हमने क्या कई तरह की एग्जांपल देखी है, ब्रायोफिलम देखा, रोज देखा, रोज कैसे होता है, रोज का जो मतलब जो गुलाब है उसका हमने ग्रो कैसे कराया, स्टेम के थ्रू करवाया, ठीक है? और जो ब्रायोफिलम होता है, जो हम हिंदी में पत्थर चट्टा बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, ठीक है? तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है? देखो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पढ़ना समझना, और कहीं अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।